दोस्तों, पप्पू मैन्युफैक्चरर नाम का ये लड़का अपने जवानी की शुरुआत में एक क्लिनिक में एक बार अपना वीर्य डोनेट करता है। इसके बाद वो क्लिनिक वाले उस वीर्य का कड़ इस्तेमाल करते हैं और 4 बूंद के वीर्य से 533 बच्चे पैदा कर देते हैं। कहानी की शुरुआत में हम पप्पू मैन्युफैक्चरर को देखते हैं जो ट्रक लेकर डिलीवरी करने का काम करता है। दरअसल उसके पिता का एक मीट शॉप है जिसमें उसके दोनों भाई भी काम करते हैं, पर पप्पू मैन्युफैक्चरर को उसके पिता डिलीवरी के अलावा कोई भी काम नहीं देते, क्योंकि पप्पू मैन्युफैक्चरर एक असफल आदमी है और वो अपनी निजी जिंदगी में तो असफल है ही, साथ ही साथ काम में भी वो एक नंबर का घनचक्कर है। ट्रक को खड़ी करके वो जब डिलीवरी करने जाता है तब पुलिस आकर उसका चालान फाड़ देता है। हर डिलीवरी में वो देरी करके पहुंचता है जिससे उसे ही नुकसान झेलना पड़ता है। इन सब की वजह से उसके दोनों भाई भी उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। साथ ही साथ फटाफट अमीर होने के लिए उसने 7 दिनों में पैसे डबल वाले कुछ स्कीमों में $1 लाख भी डाल कर रखे हैं, जो उसने अपने मोहल्ले के कई सारे गुंडे मवालियों से उधार लिए थे। वो सारा पैसा अब उसका डूब चुका है, जिस वजह से मोहल्ले के सारे गुंडे अपना पैसा लेने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। अब उधार लेकर उधार चुकाने के लिए वो बहुत सारे बैंकों में भी हाथ फैलाता है, जहाँ पर भी उसे एक चवन्नी तक नहीं मिलती, क्योंकि वो एक कंगाल था। इसके बाद वो अपने पैसों की समस्याओं को दूर करने के लिए और एक समस्या को लेकर आता है और घर में ही अफीम की खेती करना शुरू कर देता है। उसके सर पर इतना बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था कि वो अपनी मखमल गर्लफ्रेंड एंजिला, जो कि एक पुलिस अफसर थी, उसको भी समय नहीं दे पाता। एक दिन रात को पप्पू मैन्युफैक्चरर जब उसकी पिंकी बजाने के लिए उसके चौखट पर दस्तक देता है, तब वो पप्पू से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। पप्पू मैन्युफैक्चरर इससे बहुत खुश होता है और उसके मन में मोतीचूर की लड्डू फूटने लगता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वो इस बच्चे को अकेले ही सिंगल मदर बनकर पालना चाहती है, क्योंकि पप्पू मैन्युफैक्चरर एक नंबर का नालायक है और वो अपना खुद का खर्चा तक नहीं उठा पाता, तो कैसे वो अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठाएगा। खैर, वहाँ से निकलकर पप्पू सीधे अपने परम मित्र पीटर के पास पहुँचता है, जो कि एक लॉयर है। वो पीटर को अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहता है कि वो एंजेला से शादी करके उस बच्चे का बाप बनना चाहता है, जिसमें पीटर उसे मंत्रणा देते हुए कहता है, देखो पप्पू, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, और क्यों तुम नारियल को अपने सर पर फोड़ रहे हो? शादी करके तुम क्या करोगे? पूरा दिन बीवी की गुलामी और बचा कुचा वक्त बच्चों की टट्टी साफ करने में ही गुजर जाएगा। खैर, इधर घर आने पर पप्पू मैन्युफैक्चरर को घर के अंदर किसी की आवाजें आती है। वो उसे चोर समझकर बेसबॉल का बैट लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। अंदर एक काला कोट पहना हुआ आदमी था, जो पप्पू मैन्युफैक्चरर को देखते ही उससे कहता है, पप्पू, मैं उस क्लिनिक से आया हूँ जिस क्लिनिक में आज से 20 साल पहले तुमने 4 बूंद अपना सफेद वीर्य डोनेट किया था। तुम्हारे उस 4 बूंद वीर्य से हमने 533 बच्चे पैदा कर लिए, यानी तुम अब 533 बच्चों का बाप हो। लेकिन 533 बच्चों में से 142 बच्चे अपने पिता यानी तुमसे अब मिलना चाहते हैं। ये बात सुनते ही पप्पू मैन्युफैक्चरर की फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि 20 साल पहले वीर्य डोनेट करते वक्त क्लिनिक वालों ने उससे कहा था कि वो उसकी असलियत किसी को नहीं बताएगा। पप्पू मैन्युफैक्चरर सीधा जाकर ये बात अपने परम मित्र पीटर को बताता है और उससे इस समस्या से निकलने के लिए मदद की भीख मांगता है। पीटर उसे सुझाव देते हुए कहता है कि वो जैसे उन बच्चों से ना मिले, क्योंकि 533 बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं और सभी बच्चे अगर उससे उसकी जायदाद मांगने लगे तो वो ऐसे ही कंगाल हो जाएगा। उस वकील ने पप्पू मैन्युफैक्चरर को उसके उन सारे बच्चों की कुंडली और उनका प्रोफाइल और बायोडाटा सब कुछ एक फाइल में दिया था। पीटर पप्पू को वो फाइल देखने से मना करता है, लेकिन घर पहुंचते ही पप्पू मैन्युफैक्चरर के पिछवाड़े में बहुत जोर से खुजली लगती है और वो उन सारे कुंडलियों में से एक बच्चे की कुंडली निकाल लेता है। वो देखता है कि उसका वो बेटा एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है जो स्टेट लेवल में बास्केटबॉल खेलता है। अब अपने बच्चे का खेल देखने के लिए अगले ही दिन वो अपना मुंह उठाकर बास्केटबॉल मैदान में पहुंच जाता है। उसे यहाँ पर अपने आंखों पर और अपने सफेद वीर्य पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उस जैसे नालायक के वीर्य से कैसे इतना होनहार और काबिल बच्चा पैदा हो सकता है। ये देखने के बाद उसके मन में अपने बाकी सारे जायज बच्चे के बारे में जानने के लिए भी तलब मचती है। वो सोचता है कि 533 बच्चों में से आधे बच्चे तो जिंदगी में सफल हो ही चुके हैं। ये सब सोचते सोचते वो एक दूसरी कुंडली निकाल लेता है। साइमन नाम का उसका वो दूसरा बेटा एक कॉफी शॉप में काम करता है और एक एक्टर बनना चाहता है। पप्पू मैन्युफैक्चरर उससे भी जाकर मिलता है और उससे एक कप कॉफी मांगता है। साइमन बहुत अड़ियल था और कस्टमर के साथ बहुत रूड बिहेव करता था। पप्पू के साथ भी वो बहुत रूडली बात करता है। दरअसल आज उसका ऑडिशन था, पर दुकान में उसके अलावा और कोई नहीं था, इसीलिए वो अपनी ऑडिशन में ना जा पाने की वजह से बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। पप्पू मैन्युफैक्चरर यहाँ पर उसकी मदद करते हुए कहता है कि वो ऑडिशन देने के लिए जा सकता है और तब तक उस दुकान को वो खुद संभालेगा। अब पप्पू की बात मानकर
छोड़कर साइमन यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए चला जाता है, पर पप्पू मैन्युफैक्चरर दुकान को ठीक से संभाल नहीं पाता, जिस वजह से थोड़ी देर में दुकान का मालिक उसे सीमन समझकर दुकान से निकाल देता है। दूसरी तरफ साइमन ऑडिशन में सिलेक्ट हो चुका था, इसीलिए नौकरी जाने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पप्पू मैन्युफैक्चरर से शुक्रिया कहता है। आगे पप्पू मैन्युफैक्चरर अपनी और एक बेटी की कुंडली निकालता है जो भरी जवानी में ही नशेड़ी हो चुकी थी और सारा दिन माल फूक कर पड़ी रहती थी। इन सारी वजह से उसे बहुत सारी बीमारियों ने भी जकड़ लिया था। पप्पू मैन्युफैक्चरर जब उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाता है तब वो उसे नशे की हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ मिलता है। उसकी खराब हालत को देखकर वो उसे अस्पताल में लेकर आता है और उसका इलाज करता है। अस्पताल से निकलने के बाद भी कुछ दिनों तक पप्पू उसके ऊपर अपना नजर गड़ाकर बैठा हुआ था। वो नोटिस करता है कि अब वो नशा करना और सुट्टा पीना छोड़ चुकी है, यानी वो सुधर चुकी है। इसके बाद से पप्पू अपने सारे जायज बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा करके टाइम स्पेंड करता है और उनकी मदद करता है और सभी बच्चों को तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ने का रास्ता दिखाता है। इसी बीच वो एक नालायक लड़के से भी मिलता है जो दिखने में और उसकी चाल ढाल भी ठीक उसी के जैसा ही था। पप्पू मैन्युफैक्चरर उसे भी तरक्की की सीढ़ी पर और लिफ्ट पर चढ़ने में मदद करता है। इसके बाद वो अपनी काली और सेक्सी दोनों बेटियों की हिफाजत भी करता है। कोई भी रास्ते में अगर उन दोनों को छेड़ता था तो वो उनके ऊपर भड़क जाया करता था। खैर इन सब की वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड एंजेला को भूल चुका था। उधर उसकी गर्लफ्रेंड एंजेला अब कुछ ही दिनों के अंदर माँ बनने जा रही थी और इधर उसका दोस्त पीटर पप्पू मैन्युफैक्चरर को उसकी गर्लफ्रेंड की एबॉर्शन करवाने के लिए कहता है, लेकिन पप्पू अब एक जायज बाप बनना चाहता है, इसलिए वो एबॉर्शन के लिए तैयार नहीं था। आगे पप्पू रियान नाम के अपने और एक बेटे से मिलता है जो एक अबनॉर्मल था और चल फिर नहीं पाता था। आज तक उसने अपने जितने भी बच्चों से मिला था उन सब का देखभाल करने के लिए कोई न कोई मौजूद था, पर रियान का इस दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं था। पप्पू मैन्युफैक्चरर उसके साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करता है। इसी दौरान उसे ये एहसास होता है कि इस दुनिया में सभी की जिंदगी बराबर और आसान नहीं होती। खैर अगले दिन वो एक सेमिनार में पहुंचता है जहां पर उसके नाजायज 142 बच्चे उससे भेंट करने के लिए आए हुए थे। वो सभी बच्चों के बीच में ही सभी बच्चों के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन कोई भी बच्चा उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो उनमें से किसी को अपना पहचान नहीं देता। अब सेमिनार से निकलकर वो अपने परम मित्र पीटर से जाकर बात करता है, जिसमें पीटर उसे उन सभी बच्चों के साथ भेंट करने से मना करता है और कहता है, पप्पू तुम क्यों अपने उन बच्चों के बीच में जा रहे हो? अगर उन्होंने तुम्हें पहचान लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे और कहाँ रखोगे उन 533 बच्चों को? दूसरी तरफ उन दोनों की ये सारी बातें दूर से पप्पू मैन्युफैक्चरर का एक बच्चा सुन लेता है और वो पप्पू मैन्युफैक्चरर को फॉलो करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। घर पर वो पप्पू मैन्युफैक्चरर को बताता है कि उसे पता चल गया है कि वही उसका परम पूजनीय पिता है। यहाँ पर पप्पू मैन्युफैक्चरर उससे कहता है कि वो जैसे ये बात और किसी को ना बताए। जिसके बाद वो पप्पू मैन्युफैक्चरर यानी अपने पिता के साथ कुछ वक्त टाइम स्पेंड करके वहाँ से 9-11 हो जाता है। आगे कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और फिर से वो सभी बच्चे एक साथ अपने बाप से मिलने के लिए जमावड़ा करते हैं। पप्पू मैन्युफैक्चरर भी उन्हीं के बीच में ही था और उनके साथ मस्ती मजाक कर रहा था, पर किसी को इस बात का भनक तक नहीं पड़ता कि वही उनका नाजायज पिता है। इसी बीच पप्पू देखता है कि वहाँ पर रियान मौजूद नहीं था, इसीलिए वो उसी दिन रियान से जाकर मिलता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वही उसका जायज पिता है। खैर आगे पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड एंजेला को भी अपने घर पर डिनर पर लेकर आता है और अपने बाप और दोनों भाइयों से भी मिलाता है। यहाँ पर उसके दोनों भाई उसकी गर्लफ्रेंड के सामने ही उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो एक नंबर का नाकारा और बेबुनियाद इंसान है। तरक्की तो छोड़ो, उसने अपनी जिंदगी में एक झाट का बाल तक नहीं उखाड़ा। पप्पू मैन्युफैक्चरर यहाँ पर अपने भाइयों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर कर देता है। जिसके बाद अगले ही दिन वो जब अपने मित्र पीटर से भेंट करने के लिए उसके घर पर जाता है तब पीटर उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है। उस न्यूज़पेपर में उन 533 बच्चों के बारे में लिखा हुआ था जो अपने पिता से मिलना चाहते हैं। दरअसल क्लिनिक वालों की एक छोटी सी गलती की वजह से उन बच्चों को पता चल गया था कि वो सभी बच्चे स्पर्म डोनेट से पैदा हुए हैं। पीटर यहाँ पर पप्पू मैन्युफैक्चरर को बताता है कि इस गुनाह के लिए वो उस क्लिनिक के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर सकता है और मुकदमा जीतने पर उसे $2 लाख मिलेंगे, जिससे उसका सारा कर्जा माफ हो जाएगा। पप्पू रात भर इसके बारे में सोच विचार करता है। उधर पैसों के लिए शहर के सारे गुंडे मवाली उसे और उसके परिवार को नोच खा रहे थे, इसीलिए अगले ही दिन वो अपने मित्र पीटर के साथ मिलकर उस क्लिनिक के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करता है। उसके लिए मुकदमा उसका दोस्त पीटर ही लड़ रहा था और वही क्लिनिक वालों ने अपने लिए एक सरकारी वकील ढूंढ लिया था। पीटर यहाँ पर कोर्ट के सामने ये साबित करने में कामयाब होता है कि क्लिनिक वालों की गलती की वजह से ही उन 533 बच्चों को पता चला है कि उनका पैदा नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि मुट्ठी मारने की वजह से हुआ
हुआ है और अब वो सारे बच्चे अपने मुट्ठीबाज बाप से मिलना चाहते हैं। सभी बच्चे कोर्ट में ये गवाही देते हैं कि उन्हें अपना जायज पिता देखने का पूरा अधिकार है। सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ये फैसला लेता है कि क्लिनिक वालों को पप्पू मैन्युफैक्चरर को $2 मिलियन देने पड़ेंगे। अब पप्पू मैन्युफैक्चरर को $2 लाख तो मिल चुका था, पर इसके बदले में वो अपने उन 533 बच्चों को ये नहीं बता सकता था कि वही उन सभी का पिता है, और अगर गलती से भी उसने उन बच्चों को ये बात बता दिया तो उसे एक चवन्नी तक नहीं मिलेगा। दरअसल पप्पू मैन्युफैक्चरर का मन अभी बदल चुका है और वो अपने उन 533 बच्चों को धोखे में रखना नहीं चाहता और उन्हें बताना चाहता है कि वही उनका जायज पिता है। पर दूसरी तरफ उसे पैसों की भी बहुत जरूरत है। वो ये बात अपने पिता को जाकर बताता है, जो सुनते ही उसके पिता उन बच्चों को असलियत बता देने के लिए कहता है और अपना उधार चुकाने के लिए उसे अपने झोले से $1 लाख भी देता है। उसी रात पप्पू मैन्युफैक्चरर अपने फेसबुक पेज में एक पोस्ट डालता है जिसमें उसने अपनी सारी की सारी असलियत लिख कर रखा था। दूसरी तरफ तब तक उसकी गर्लफ्रेंड एंजेला अस्पताल में एक बच्चे को जन्म देती है, यानी पप्पू मैन्युफैक्चरर अभी 533 नहीं बल्कि 534 बच्चों को मैन्युफैक्चर कर चुका है। सुबह नींद से उठकर वो देखता है कि अस्पताल के बाहर उसके सारे जायज बच्चे उससे भेंट करने के लिए आए हुए थे। सभी बच्चे बारी बारी से अपने अपने हिस्से का उसे गले लगाते हैं। आगे पप्पू मैन्युफैक्चरर एंजेला के पास जाकर कहता है कि उन सारे बच्चों को तो वो पाल नहीं सका, पर इस बच्चे को वो अपने बाप का प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही खुशी खुशी इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।